वेलकम टू साइंस क्लासेस बाय फिरोज़ खान। आज हम लोग करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स के एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और इससे पहले हमने देखा था कि किस तरह से मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया जाता है, बनाया जाता है, इनके ट्रिक्स क्या हैं। जिन लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स का जो वीडियो मैंने बनाया नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए समझते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें बोलते हैं। आपके स्क्रीन पे एस ब्लॉक एलिमेंट्स दिख रहा होगा, ठीक है, और साथ में एक डेफिनेशन भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, चलिए समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। पहली बात कि एस ब्लॉक में दो ग्रुप होगा, ग्रुप 1A एंड 2A, ठीक। समझ में, मैंने लास्ट वीडियो में ट्रिक बताया कि एस सबसेल जो होता है, एस सबसेल की बात कर रहा हूँ, एस सबसेल जो होता है उसमें कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। तो जब एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, याद रखने के लिए तो समझ जाइए कि एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होगा, ठीक है। जिस तरह से आपका डी सबसेल्स में 10 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो ब्लॉक डी में 10 ग्रुप होंगे। पी में 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम, पी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, तो पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होंगे। क्लियर है? लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से समझाया, तो वहाँ आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स किन्हें बोलते हैं। तो आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू द एस सबसेल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। कहने का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिएगा कि जस्ट फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे हमने लिया लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जस्ट फॉर एग्जांपल, ओके। यहाँ पे ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, ठीक है, मैंने ये ले लिया। अब देखते हैं कि इन 5 एलिमेंट्स, जो मैंने 5 एलिमेंट्स लिए हैं, इन 5 एलिमेंट्स में से कौन से जो हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और यहाँ कॉन्फ़िगरेट करके भी आप समझ सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर 3 है, 11 है, 12 है, 8 है और 13 है। अगर इसको कॉन्फ़िगरेट करें तो आप देखते हैं 1s2 2s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस में गया। अगर इसको कॉन्फ़िगरेट करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस में। अगर हम मैग्नीशियम की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, एस में। तो जिस एलिमेंट्स के लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में जाएंगे, सॉरी एस सबसेल्स में जाएंगे, इट मीन दैट कि वो एलिमेंट्स एस ब्लॉक एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ऑक्सीजन को समझते हैं, ठीक है। 1s2 2s2 2p4, ठीक है। तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पी में, इट मीन दैट दिस वन इज द पी ब्लॉक एलिमेंट। अगर हम एल्युमिनियम को देखें उसी तरह 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पी में, इट मीन दैट दिस वन इज ऑल्सो ए पी ब्लॉक एलिमेंट। क्लियर है? आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि एस ब्लॉक एलिमेंट किसे बोलते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट उसे बोलते हैं जिसके लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में मैंने बताया 2 ग्रुप होता है, ग्रुप 1 को जो हम लोग बोलते हैं अल्कलाई मेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्कलाई मेटल। भाई अल्कलाई अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, अल्कलाई मेटल क्यों बोलते हैं, और ग्रुप 2A को अल्कलाई अर्थ मेटल बोलते हैं। तो पहले इसको समझते हैं कि अल्कलाई मेटल इसे क्यों बोलते हैं। तो अल्कलाई मेटल इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका स्ट्रॉन्ग अल्कलाई बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगा, और स्ट्रॉन्ग बेस इज ए अल्कलाई। कहने का मतलब, पहला एक चीज़ और याद देखिए कि एस ब्लॉक एलिमेंट के लास्ट में ना यम वर्ड आएगा। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जिसमें यम आ रहा है वो आपका एस ब्लॉक एलिमेंट हो सकता है। जैसे आपका लिथियम हो गया, स्क्रीन पे देख लीजिए, लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, फ्रेंसियम है,
ठीक है, बेरियम है। तो ये जितने भी यम यम वर्ड आ रहे हैं सब एस ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो मैंने यहाँ बोला कि इसे अल्कलाई अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं। अल्कलाई अर्थ मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अल्कलाई बनाते हैं। और जितने भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 2 के नहीं, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब क्या है, जैसे देखिए लिथियम, एक्सेप्ट लिथियम H2O, अभी हम लोग समझेंगे। लिथियम जब इसके साथ रिएक्ट होगा क्या बनाएगा, LiOH प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। ठीक है, बैलेंस कर लेंगे बाद में। सोडियम के साथ रिएक्ट करवाएंगे H2O को, तो ये क्या देगा, NaOH, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, अगर आप बात करें पोटासियम H2O के साथ तो ये भी बनाएगा क्या, KOH। अगर आप रुबेडियम की बात करें तो वाटर के साथ रिएक्ट करके RbOH। ठीक है, सबके साथ हाइड्रोजन गैस निकलना है। ठीक है, सीजियम की बात करें H2O तो ये भी क्या बनाएगा आपका, CSOH। इट मीन दैट, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जितने भी हैं सब स्ट्रॉन्ग बेस हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कहने का मतलब ये वाटर के साथ स्ट्रॉन्ग अल्कलाई, जो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होंगे वो क्या बनाएगा, अल्कलाई, एक्सेप्ट लिथियम। ओके, ये याद रखने वाली बात है, ध्यान में रखिएगा कि ये क्या बनाता है आपका, वीक बेस। ठीक है, और ये क्या है, सब स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब अल्कलाई। ठीक है, तो इसलिए आपके ग्रुप 1 एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कलाई मेटल बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया, अल्कलाई मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। ऑल स्ट्रॉन्ग बेस आर द अल्कलाई। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा इन्हें अल्कलाई क्यों बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरी बात कि आपके जो ग्रुप 1 एलिमेंट या ग्रुप 2 के एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे स्टेबल होते हैं। ध्यान में रखिएगा, स्टेबल होते हैं एक्सेप्ट रेडियम एंड फ्रेंसियम। ठीक है, एक्सेप्ट रेडियम एंड फ्रेंसियम। क्यों भाई रेडियम और फ्रेंसियम, क्योंकि ये सारे जो हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। आप लिथियम की बात करें, मैग्नीशियम की बात करें, कैल्शियम की बात करें, ठीक है, या फिर स्कैंडियम की बात करें, रुबेडियम की बात करें, जितने भी ग्रुप 1 और 2 में एलिमेंट्स हैं वो स्टेबल होंगे। क्या होंगे, स्टेबल होंगे। ध्यान से समझिएगा, स्टेबल होंगे एक्सेप्ट आपका रेडियम एंड फ्रेंसियम, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स किन्हें बोलते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थोड़ा सा बस यहाँ पे समझ लीजिए कि उनके न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होते, वो अल्फा बीटा गामा रेज निकालते हैं तो उन्हें बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो यहाँ पे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे हमने दो बात को समझा कि ग्रुप 1 को अल्कलाई मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वाटर से के साथ रिएक्ट करके स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। और एक चीज़ आपने देखा होगा कि जब हम किसी ग्रुप में, खास करके ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे आते हैं तो इनका बेस का नेचर जो है बढ़ता जाता है, इंक्रीज होता है। बेसिसिटी एक तरह से इंक्रीज हो रहा है, बेस बनने की जो बेस है उनका इंक्रीज हो रहा है, मतलब अल्कलाई नेचर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो सबसे वीक बेस कौन हो गया आपका, लिथियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे समझते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है कि ऑल अल्कलाई मेटल हैव वैलेंस इलेक्ट्रॉन NS1 आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कहने का मतलब क्या है कि ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट्स होंगे इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा। NS1 कहने का मतलब कि लिथियम का अगर आप लें तो 2S1 होगा। ठीक है, सोडियम की बात करें 3S1, पोटासियम की बात करें 4S1, ओके, रुबेडियम की बात करें, ठीक है, तो 5S1,
और सीजियम की बात करें तो आपका 6s1 लाइकवाइज। क्लियर। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, या फिर एक दो कॉन्फ़िगरेट करके हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे। चलिए इसको और इसको हम समझाते हैं। ठीक है, देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s1। तो वैलेंस आउटर मोस्ट सेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इनका वैलेंसी और सबका वैलेंसी क्या हो जाएगा, वैलेंसी 1 हो जाएगा। तो वही मैंने बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है आपका, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ns1। ठीक है, अगर इसकी बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। यहाँ पे क्या आ जाएगा 4s1। तो ये देखिए 4s1 मैंने लिखा था यहाँ पे 4s1। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो इनका फॉर्मूला है वो क्या हो गया ns1। क्लियर है। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि ग्रुप में जो ग्रुप 1 के जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 1 है, और वैलेंसी भी कितना होगा 1 होगा। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी की बात करें तो 1। क्लियर है, ग्रुप 1 का, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है, ग्रुप 1 बोला जाता है। और ग्रुप 1 में रखा गया है क्योंकि इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। तो हम ग्रुप में अगर मूव करते हैं ग्रुप 1 में टॉप टू बॉटम, तो सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे 1 मिलेंगे। वैलेंसी भी क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक में, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा इनका, और या फिर बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इनका जो होगा वो +1 होगा। ठीक है, हम ने देखा होगा आपने कि ऑक्सीडेशन किसे बोलते हैं, या रिडक्शन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ग्रुप 1 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया +1। क्लियर, आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझते हैं कलर। ठीक है, कलर नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, कलर। तो आपका जो भी ग्रुप 1 एलिमेंट होंगे इनके कलर्स कैसे होंगे, तो ग्रुप 1 की बात कर रहे हैं तो लिथियम, सोडियम, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, इनका जो कलर होगा ये होगा आपका सिल्वरी वाइट, सिल्वरी वाइट, समझिएगा, सिल्वरी वाइट। ठीक है, और सीजियम का जो कलर होगा वो होगा पेल गोल्ड। तो आई होप ये भी समझ में आ गया होगा कि ग्रुप 1 एलिमेंट्स के कलर कैसे होते हैं। तो बेसिकली आप लिथियम को देखें, सोडियम को देखें, पोटासियम को देखें, रुबेडियम को देखें, सबका कलर कैसा होगा सिल्वरी वाइट, एक्सेप्ट आपका सीजियम प्ले गोल्ड होगा इसका। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे, कि नेक्स्ट पॉइंट है आपका सॉफ्टनेस। अगर हम सॉफ्टनेस की बात करें कि सॉफ्ट है, तो आपका ऊपर से नीचे जैसे बढ़ते जाएंगे वो ज़्यादा सॉफ्ट होते चलेगा। ग्रुप में जब ग्रुप 1 में टॉप टू बॉटम आएंगे तो सॉफ्टनेस का नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अल्कलाई मेटल आर सॉफ्ट एक्सेप्ट लिथियम, याद रखिएगा, ऑल अल्कलाई मेटल्स आर सॉफ्ट एक्सेप्ट लिथियम। क्लियर, आई होप ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा आपको कि जितने भी अल्कलाई मेटल हैं, अल्कलाई मेटल बात समझ रहे हैं, ग्रुप 1 को बोलते हैं हम लोग अल्कलाई मेटल। तो अल्कलाई मेटल जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट लिथियम। ठीक है, सोडियम पोटासियम पढ़े भी होंगे आप क्लास 10 में कि सोडियम पोटासियम को हम चाकू से काट सकते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होता है। तो ऊपर से नीचे जब हम आएंगे ग्रुप में तो उनका सॉफ्ट होने का नेचर इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक रेडियाई। तो जब हम टॉप टू बॉटम आएंगे एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। तो भाई एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज क्यों करेगा, तो इसका सबसे सीधा रीजन है
कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे। कहने का मतलब, इसको बाई डायग्राम हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे मैंने लिया लिथियम, ध्यान से समझिएगा, और ये है आपका सोडियम। एक और ले लेते हैं पोटासियम, ठीक है। अगर हम डायग्राम से समझें, एटॉमिक नंबर 3, 11, 19, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूक्लियस, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ये हो गया आपका N1, N2, N3, ठीक है। तो यहाँ से इसका कुछ रेडियस होगा इसका अपना, क्लियर है। इसमें आते हैं, अगर कॉन्फ़िगरेट करेंगे इसको, अगर हम इसको देखते हैं कॉन्फ़िगरेट करके, तो यहाँ पे S1, सॉरी S2, S1, 1S1, 2S1, ठीक है। यही होगा इसका, क्लियर है। इसको देखते हैं, एक ध्यान से समझिए, यहाँ हो गया 1S2, 2S2, क्लियर, 2P6, 3S1, यहाँ से थर्ड में चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि इसको अगर नहीं ले, इसको नहीं लेना होगा, ठीक है, क्या कि यहाँ पे सिर्फ सेकेंड ही तक है आपका। अगर इसको देखें हम, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1। तो रेडियस इंक्रीज करता जा रहा है। तो इट मीन दैट कि जब हम ग्रुप 1 में मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, एटॉमिक रेडियाई क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। दूसरा क्या होगा आपका, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो एटॉमिक वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो अगर हम इसका सीक्वेंस बनाएं रेडियस का, तो कुछ इस तरह से बनेगा। लिथियम से बड़ा सोडियम, सोडियम से बड़ा पोटासियम, पोटासियम से बड़ा आपका हो जाएगा रुबिडियम, रुबिडियम से बड़ा सीजियम। कुछ इस तरह से हमने लिया। अगर हम इनके आयनिक रेडियाई की बात करें, आयनिक रेडियाई तो कुछ अभी हमने देखा कि +1 चार्ज होता है, तो आयनिक रेडियाई का भी सीक्वेंस कुछ ऐसे ही होगा। क्लियर है? ये हो गए आयनिक रेडियाई की बारे में, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। अब हम लोग देखते हैं, इसमें एक और टॉपिक है आपका हाइड्रेटेड रेडियाई। ये तो था एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। और हाइड्रेटेड रेडियाई किसे बोलते हैं? हाइड्रेटेड रेडियाई, ठीक है, हाइड्रेटेड रेडियाई। तो हाइड्रेटेड रेडियाई का जो एक सीधा सा फॉर्मूला है आपका, ऐसे समझिएगा, हाइड्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब ये हाइड्रेशन क्या है, इसको समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे हाइड्रेटेड रेडियाई के बारे में। तो हाइड्रेशन कहने का मतलब क्या है कि आपका जो जितना छोटा होगा, साइज में जितना छोटा होगा, वो हाइड्रोजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स को अपने तरफ उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। कहने का मतलब है कि अगर हम Li+ की बात करें, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और इसका कुछ रेडियस ऐसा बनेगा। अगर हम दूसरा ये लें आपका सोडियम का, सोडियम, तो इसका जो है थोड़ा सा छोटा, ये कम अट्रैक्ट करेगा क्योंकि न्यूक्लियस से दूर होते जा रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें आपकी इस पोटासियम की, तो इसमें और देखिए कम होते जा रहा है, ठीक है। तो इट मीन दैट कि आपका हाइड्रेटेड जो रेडियाई है उसका सीक्वेंस कैसा बनेगा, देखिए ये प्रेजेंस ऑफ वाटर में, इससे पहले हम लोग देखे थे, जस्ट फॉर एग्जांपल फिर से समझिएगा, Li, ठीक है, N+, K+, Rb+, CS+, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ वाटर इनका सीक्वेंस ऐसा होगा, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर,
इनका सीक्वेंस जस्ट उल्टा हो जाएगा। अभी फिगर में मैंने बताया ना, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। इट मीन दैट कि ये यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस के करीब है प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूक्लियस के करीब है, और इनका क्या है, सबसेल छोटा है, तो ये ज़्यादा वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से इनका रेडियस इंक्रीज करेगा। तो हाइड्रेटेड रेडियाई जस्ट उल्टा हो जाएगा आपका नॉर्मल न्यूक्लियाई रेडियाई के। क्लियर है। अब आते हैं इससे क्या हमको समझना है और किस तरह से समझना है। तो इसका मतलब कि आयनिक मोबिलिटी, अब यहाँ पे एक कंडीशन आता है आयनिक मोबिलिटी, ठीक है, आयनिक मोबिलिटी। अब आयनिक मोबिलिटी है क्या? तो आयनिक मोबिलिटी क्या होता है कि आप ऐसे समझें कि आयंस जो हैं किस में इजी मूव कर पाएंगे, ठीक है, आयंस किस में, कौन से ई में इजी में मूव कर पाएंगे। कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि अगर हम लिथियम और सोडियम, ठीक है, दोनों में अगर बात करें तो सोडियम में आयंस जो होते हैं, जब सोडियम को पानी में घोलेंगे, ठीक है, तो ऐसे ये में जब इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे तो यहाँ पे आयंस ना ज़्यादा मूव करेंगे, ठीक है, इसमें ज़्यादा मूव करेंगे। कैसे मूव करेंगे इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। तो पहले यहाँ पे ये तो समझ में आया कि नॉर्मल इन द एब्सेंस ऑफ वाटर इनका सीक्वेंस ऐसा होता है, और इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इनका रेडियस का जो होगा, रेडियाई का सीक्वेंस कुछ उल्टा होता है। अब यहाँ पे जो आयनिक मोबिलिटी होती है इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो आयनिक मोबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेटेड रेडियाई, हाइड्रेटेड रेडियाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। आई होप कि हमको आपको समझ में आ रहा होगा कि मोबिलिटी जो है, मोबिलिटी क्या है, मैंने बताया कि जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, इनका इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, या फिर पोटासियम का इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे, तो आयंस किस में इजी व्यू में मूव करेंगे। मतलब अगर आप फिजिक्स की बात करें तो फ्लो ऑफ करंट इन ए लिक्विड, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट, ऐसे लिक्विड जिससे करंट फ्लो कर पाए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लिथियम का इलेक्ट्रोलाइट बनाए, सोडियम का इलेक्ट्रोलाइट बनाए, या फिर पोटासियम का इलेक्ट्रोलाइट बनाए, तो किस में इजी वे में आयंस जो है करंट मूव करेगा, तो पोटासियम में इंक्रीज करेगा। ऐसे इट मीन दैट कि टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो आयनिक मोबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करेगा, ठीक है। इससे देखिए कि जिनका हाइड्रेटेड रेडियाई ज़्यादा होगा उसमें आयनिक मोबिलिटी क्या होगा, कम होगा। इट मीन दैट कि हाइड्रेटेड रेडियाई इसका सबसे छोटा है सीजियम का, तो आयनिक मोबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा। तो इलेक्ट्रोलाइट अगर हमें बनाना होगा तो ज़्यादा अच्छा किसका इलेक्ट्रोलाइट बना सकते हैं हम, सीजियम का बना सकते हैं। तो आई होप आयनिक मोबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा कि टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो आयनिक मोबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज करेगा। क्लियर है। अब लास्ट बस थोड़ा सा बात को समझ लें, ठीक है, वीडियो को ना ज़्यादा लंबा करते हुए, कि कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 में मूव करेंगे तो इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा। तो पहला क्या है, मेटेलिक कैरेक्टर। मेटेलिक कैरेक्टर समझ रहे हैं, मेटल्स बनने की कैरेक्टर, वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए पीरियोडिक टेबल। ग्रुप वन में जब हम मूव करेंगे टॉप टू बॉटम तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट समझिएगा, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, एटॉमिक रेडियाई आई होप कि आपको याद होगा। एटॉमिक रेडियस या रेडियाई बात करें, ये भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब आते हैं तीसरा पॉइंट, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। पॉइंट्स को सबको नोट कर लीजिएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा। अब इसको समझिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइटम, ठीक है। कहने का मतलब कि वो एनर्जी जो खर्च होता है इलेक्ट्रॉन को मूव करने से, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी जो यूज करना पड़ता है किसी भी आइटम से। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये सोडियम है और पोटासियम है, लिथियम है, ठीक है। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनाएगा, Li+ बनाएगा। ये लूज होके क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा। ये क्या बनाएगा, K+ बनाएगा, कैटायंस बनेंगे, है ना।
तो ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, ये भी एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया। तो जब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे थे उस वक्त एनर्जी जो खर्च हो रहा था उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ऊपर से नीचे जब आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, मतलब यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है तो यहाँ 8 करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इसमें जो है आपका इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नज़दीक है। अभी हमने देखा ना कि ऊपर से नीचे आते हैं तो रेडियाई इंक्रीज करता है। इट मीन दैट, अगर हम फिर से इसको समझ लें जिनको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, तो ये हो गया न्यूक्लियस। इसमें क्या है, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, 1s2 2s1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के करीब है। न्यूक्लियस में क्या पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इसको पकड़ के रखेगा। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को निकालने में ज़्यादा एनर्जी खर्च करना होगा, बट एज कंपेरिजन टू पोटासियम। पोटासियम को अगर हम देखें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, आपको याद होगा 4s1 है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें है, 4s1 में। तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज से दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो यहाँ पे कम ही एनर्जी में काम चल जाएगा। ओके, तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज होता है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप 1। नाउ कम टू द फोर्थ पॉइंट सॉरी, कि आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये भी क्या होगा, डिक्रीजेस when we move from top to bottom in a group 1। अब ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट, जब अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल आइटम टू फॉर्म ए नेगेटिवली चार्ज आइटम। कहने का मतलब यहाँ पे तो अब निकाल रहे थे, ठीक है, पॉजिटिव बना। जस्ट फॉर एग्जांपल ऐसे समझते हैं कि यहाँ पे लिथियम है, ठीक है, लिथियम को अब इसको हमको क्या बनाना है, ये ऑलरेडी न्यूट्रल है, इसमें हमको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो इलेक्ट्रॉन ऐड करने में जो एनर्जी खर्च होगा तो यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा। फिर वही कॉन्सेप्ट हो गया, मेरा बात समझ में आया? तो ये भी क्या होगा, एज कंपेरिजन टू सोडियम एंड पोटासियम, एज कंपेरिजन टू सोडियम एंड पोटासियम। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी खर्च होता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, और यहाँ इलेक्ट्रॉन को ऐड करने में जो एनर्जी खर्च होगा उसको बोलेंगे आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसमें जो उसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू, तो इसका मतलब कि नेगेटिव बनने की जो क्षमता होती है। ठीक है, तो ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है? तो अभी हमने देखा तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला क्या बोल रहा है आपका कि आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट, ये भी क्या होगा, इंक्रीजेस व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। 5 नंबर, ठीक है, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर सॉरी रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट को ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, लिथियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा या फिर पोटासियम ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़े होंगे मेटल नॉन मेटल में। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, पोटासियम है ना। तो जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे किसी भी ग्रुप में या फिर खास करके आपका अल्कलाई ग्रुप में, ग्रुप 1 में, तो रिएक्टिविटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट वन इज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस व्हेन मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मेटेलिक कैरेक्टर सॉरी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा जब हम, इट मीन दैट कि लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबेडियम, सीजियम, आपने पढ़ा भी होगा कि सीजियम को हम हाथ में रखते हैं तो ये क्या हो जाता है, मेल्ट कर जाता है ना। तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप 1 और अल्कलाई मेटल, द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज, मतलब
ये बॉडी टेम्परेचर से ही आपका मेल्ट कर जाता है, जबकि इसको अच्छा खासा आपको हीट देना होगा मेल्ट करने के लिए। तो यहाँ भी रीज़न यही है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते जाता है, कम होते जाता है। किसमें, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कम होते जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट। आपने पढ़ा भी था कि ऊपर से नीचे आते हैं तो सॉफ्ट होने की नेचर बढ़ती जाती है। ठीक है, सीजियम ज़्यादा सॉफ्ट होगा एज कंपेरिजन टू लिथियम। क्लियर है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या बोला, कि आपका मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा जब टॉप टू बॉटम आएंगे, रेडियस इंक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम आएंगे, आयोनाइजेशन डिक्रीज करेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करेगा, उसके बाद आपका रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इंक्रीज करेगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।